हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोल्यूशन। बायोल्यूशन आपको नीट के लिए और फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कराएगा और एक एक चैप्टर को एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बायोलॉजी बायोलॉजी वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। बायोलॉजी के वर्ड का मतलब होता है इस साइंस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी ये है आपके अरिस्टोटल। अब बायोलॉजी की आपकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है आपकी जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। जूलॉजी के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, जूलॉजी के अंदर आप एनिमल्स की स्टडी करते हैं और बॉटनी के अंदर आप करते हैं प्लांट्स की स्टडी। अब जूलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी ये है आपके लैमार्क। लैमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये है आपके थियोफ्रेस्टस। तो कुछ आपकी नॉलेज हो गई बेसिक चीजों से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, जूलॉजी, बॉटनी या उनके फादर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो किसी ना किसी सेल का बना होता है, ठीक है। बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बना होता है, एक्सक्लूडिंग वायरस। वायरस नॉन सेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल की बात करेंगे। तो सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट, एनिमल्स, लोअर प्लांट सब आ गए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना रेस्पिरेशन के नहीं रह सकता, रेस्पिरेशन करता है। सेल के बारे में बात करते हैं। सेल दो तरह की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। यह है ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल आर टू टाइप्स, एक होती है आपकी यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या यूनिसेलुलर सेल क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल की बनी हो, सिंगल सेल की बनी हो, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सिंगल सेल का बना हुआ होता है और प्रोटिस्टेंस होते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, सम प्रोटिस्टेंस हो गए, लगभग सारे प्रोटिस्टन ही आपके क्या होते हैं? यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं। मतलब इनकी सेल सिंगल सेल की बनी होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है? सिंगल बॉडी होती है, सिंगल सेल की बनी हुई बॉडी होती है। थर्ड आपका होता है फंगस। सारे फंगस आपके यूनिसेलुलर नहीं होते, सम फंगस। एग्जाम्पल इसका है ईस्ट, ठीक है। एंड सम प्लांट्स लाइक एल्गीज। कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो प्लांट की कैटेगरी में जरूर आते हैं लेकिन यूनिसेलुलर बॉडी होती है, जैसे कि आपकी यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास, क्लेडोफोरा या ये सब, ठीक है। तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक सेल से ज्यादा अगर सेल है, अगर एक सेल से ज्यादा किसी की बॉडी में सेल है तो वो मल्टीसेलुलर, मोर देन वन सेल। इसके लिए आप सीधा सीधा वर्ड यूज कर सकते हैं, मोर देन वन सेल। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल से ज्यादा सेल है, 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, तो वो मल्टीसेलुलर कहलाएगा। बस एक से ज्यादा होना चाहिए तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो इसमें ऑल एनिमल्स मतलब एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे सब मल्टीसेलुलर होते हैं। कोई भी एनिमल किंगडम के अंदर आने वाला ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नहीं होता। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर इन ऑर्गेनिज्म।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसको हटा देते हैं, बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल देखने में कैसी होती है, क्या होता है इसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट हो। सबसे पहली चीज, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये पहला पॉइंट है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, इल डेवलप्ड है। दूसरा, ऑल ऑर्गेनेलीज, कैसे ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम होता है, एक्सेप्ट राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम कैसा होता है? 70s टाइप का होता है प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है? क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल डीएनए कैसा होता है? प्लाज्मिड डीएनए होता है इसका। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म होगा और होगा इसमें राइबोसोम। ये तीन चीजें होती हैं। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन नाम के सब्सटेंस की। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है। सेल मेम्ब्रेन दुनिया की सारी सेल्स में होती है। सेल वॉल का चक्कर है, सेल वॉल किसी में होती है किसी में नहीं होती। जैसे एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होती, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसकी बात करेंगे, किस में सेल वॉल होती है, किस में किस चीज़ की बनी होती है, किसमें किसका कंपोजिशन होता है, उसकी बात करेंगे। कहाँ एब्सेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ सिलिका की बनी हुई है, कहाँ सेलुलोजिक प्लेट की बनी हुई होती है, कहाँ सेलुलोज की बनी हुई होती है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो वो प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज नहीं लिखा जाता, सबसे बड़ी चीज आप समझ लीजिए, बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरिया है आपका प्लूरल और बैक्टीरियम होता है सिंगुलर। तो बैक्टीरिया मतलब ऑल बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। इसका एग्जांपल क्या है? ऑल बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो यूनिसेलुलर होगा और आते किसके अंदर हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं ये। तो आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है प्रोकैरियोट के अंदर? पहला पॉइंट ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर्स। सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी भी कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो यूनिसेलुलर ही होगा, मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता। दूसरी चीज, बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। तीसरी चीज मोनेरा के अंदर आता है। ये तीन चीजें याद रखिएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर बना ही हुआ। एक बार इस क्लास को जो है रिपीट करके फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ट्रू सेल्स। इसका मतलब इसमें सारी चीजें होंगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियोलस होगा, डीएनए होंगे, क्रोमेटिक मटेरियल्स होंगे। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है,
सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनेलीज सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्लोरोप्लास्ट आपकी प्लांट सेल में होगी, जाहिर सी बात है प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करती है तो उसमें आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो प्लांट सेल की पहचान हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया सारी सेल्स में होता है, इस तरीके से फोल्डिंग होती है जिनको क्रिस्टी बोलते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल में होगा, गोल्जी बॉडी जिसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, और हर एक सेल में अपना खुद का साइटोप्लाज्म तो होता ही है। तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, डीएनए अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये यहाँ पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर भी होता है। ये आपका हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चैप्टर्स में जाएंगे तो एक एक ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग एक आउटलाइन आपको दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडीज, ये आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों? यहाँ पर इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब किसी भी सरफेस में अगर कोई चीज प्रेजेंट होगी तो सरफेस स्मूथ तो रह नहीं जाएगी, कैसी हो जाएगी? रफ हो जाएगी। तो चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के? एटीएस टाइप के, इस वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि किसी भी तरीके का राइबोसोम नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम होता है जिसको सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। बच्चों इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब सेल चैप्टर में जाएंगे। अभी एक आउटलाइन दे रहे हैं आपको कि यूकैरियोटिक सेल होती कैसी है, ऐसी होती है, ठीक। अगर प्लांट सेल होगी तो सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। अगर एनिमल सेल होगी तो सेल वॉल एब्सेंट होगा। प्लांट सेल अगर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक। एनिमल सेल है, सेल वॉल एब्सेंट है। फंगस की सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, सेल वॉल का मसला, ठीक है। किसकी बनी हुई होगी? काइटिन की बनी हुई होती है फंगस की। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बता ही दिया आपको। प्रोटिस्टन्स की सेल वॉल प्रेजेंट है, सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन अदर कंपोजिशंस की होती है, ना ही काइटिन की होगी, ना ही सेलुलोज की होगी। अलग अलग सेलुलोजिक प्लेट हो सकती है, सिलिका हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, अदर कंपोजिशन हो सकता है। ये सब हो गया। और मोनेरा के अंदर तो सेल वॉल होती है, बता ही दिया था पेप्टिडोग्लाइकन में। मोनेरा के अंदर क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, बाकी चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक चीजें देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। यूकैरियोटिक सेल है, सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सारी चीजें होती हैं। एक बार देख लीजिए गौर से। चलिए रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जूम कर अपना जो है इसको रोक के देख लीजिएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 11, 12, 9, 10th नीट सबके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बायो एवोल्यूशन और नीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नीट की क्लासेस चल रही हैं।
ऐसा नहीं है, बेसिक बायोलॉजी सबके लिए होती है, 9, 10, 11 सबके लिए जो है, 12th के लिए, नीट के लिए, हर जगह के लिए ये फायदेमंद लेक्चर रहेगा। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो फूड तो लेगा ही, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फूड लेने का तरीका, किस तरीके से, किस मोड से वो अपने फूड को लेता है, ठीक है, और एनर्जी फुलफिल करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला होता है आपका ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है मेक्स ओन फूड, ठीक है, अपनी ही बॉडी में अपना फूड बना लें, किसी और पे डिपेंड ना हो, तो क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक, डिपेंड्स ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, फॉर फूड। समझिएगा, हेटेरोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा, प्लांट पे भी डिपेंड हो सकता है, एनिमल पे भी डिपेंड हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड हो सकता है। थर्ड आपका होता है सैप्रोफिटिक, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके मैटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फोर्थ होते हैं आपके सिम्बायोंट, या सिम्बायोंट मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, बेनिफिशियल विद ईच अदर, विद ईच अदर, इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, बेनिफिशियल विद ईच अदर, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एल्गी प्लस फंगस के एसोसिएशन से मिलकर बनता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के रहते हैं, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, एल्गी फंगस को फूड बना के देता है, इसके बदले में फंगस एल्गी को शेल्टर देता है, मिनरल्स देता है, और दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रहते हैं। इसके अलावा एक और आपका सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन या एसोसिएशन, कुछ भी कर सकते हैं, रिलेशन या एसोसिएशन, ठीक है। एक और है जिसको बोलते हैं आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, फंगस हायर प्लांट के रूट्स के साथ मिलकर रहते हैं, हायर प्लांट्स रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या ये, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है उसमें। तो इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की, इसका सेकंड लेक्चर भी आएगा, उसमें कुछ और बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बायो एवोल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।